Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic of phenol. और इस फिनॉल चैप्टर में मैं आज मेनली 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और वो 4 पॉइंट है। पहला, वाई फेनॉल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट और मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन टॉल्यूइन। सेकंड पॉइंट, orthonitrophenol is less soluble in the water than para and metanitrophenol. Third point, why the phenol is more acidic than ethanol and alcohol. And last point, write down a short note on structure of phenol. तो हम लोग यहाँ पर ये 4 पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन एंड इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं वर्ड यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ और हम लोग इसको समझना चाहते हैं वो फेनॉल है क्या। जैसे हम लोग जानते हैं जो फेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है फेनॉल को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, और हम लोग फेनॉल को ऑर्गेनिक कंपाउंड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज फेनॉल इज मेड बाय थ्रू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो इसीलिए हम लोग इसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से कंसीडर करेंगे और इसीलिए फेनॉल को हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के हिसाब से भी कंसीडर करेंगे। लेकिन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। सो फेनॉल के अंदर कौन से ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग फेनॉल को एज एन फेनॉल के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो उसके आंसर ये होते हैं जो हम लोग फेनॉल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व करते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ व्हेनेवर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच विद द एरोमेटिक रिंग देन वी कैन से दिस आर कॉल्ड एज एन फेनॉल। और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो एराइल ग्रुप के साथ और बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट हो उस कंडीशन में हम लोग उसे फेनॉल के हिसाब से कंसीडर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी आते हैं जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या सिर्फ फेनॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसके आंसर ये आते हैं जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग सिर्फ फेनॉल के अंदर नहीं, हम लोग ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल के अंदर भी प्रेजेंट देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है तो अल्कोहल के साथ फेनॉल का डिफरेंस कहाँ पर है। हम लोग ये जानते हैं जब हम लोग अल्कोहल के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे, बट दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, then we can say they are called as an alcohol. And whenever the hydroxyl group they are attached with the aryl ring then we can say they are called as an phenol। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हैं जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के हिसाब से बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन जब यही हाइड्रोकार्बन और यही बेंजीन रिंग के साथ हम लोग OH को जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या कंसीडर करेंगे, उस जगह पे हम लोग इसे फेनॉल के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और यही जगह पे हम लोग इसे अल्कोहल के एग्जांपल लेते हैं तो उसके एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे CH3OH। तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है इसे हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं और ये अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग उस कंडीशन में उसे अल्कोहल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग इसको सिंपल समराइजेशन करें तो उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं जो अल्कोहल के अंदर एल्काइल ग्रुप विथ हाइड्रोक्सिल होते हैं और यहाँ पर जब हम लोग फेनॉल की बात करते हैं तब यहाँ पर एराइल ग्रुप के साथ OH प्रेजेंट होते हैं, तब हम लोग उसे फेनॉल बोल सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो हर एक कंपाउंड के कुछ जेनरल फार्मूला होते हैं। तो फेनॉल का जेनरल फार्मूला क्या होते हैं? सो फेनॉल की जेनरल फार्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ArOH, और जो AR यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो बोला जा रहा है इस AR का मतलब होते हैं एराइल ग्रुप। अभी हम लोग जान लेते हैं और देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल क्या है। और जब इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं राइट डाउन ए नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल। सो हम लोग ये पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं जो फेनॉल की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑब्जर्व कर पाते हैं एंड फॉर दैट रीजन वी कैन से इन फेनॉल the hydroxyl functional group is directly attached to sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring। हम लोग पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं बेंजीन स्ट्रक्चर और बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर और बेंजीन चैप्टर के अंदर जब बेंजीन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे तब उस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व किए जो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेंजीन के अंदर हम लोग डबल बॉन्ड देख पाते हैं वो भी कंजुगेटेड सिस्टम्स में। और इसीलिए हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं जो बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और फेनॉल में भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हाइड्रोक्सिल रिंग जो बेंजीन के साथ प्रेजेंट है और इसी रीजन के लिए भी हम लोग ये बोल सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशंस देख पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इन फेनॉल
phenol, the hydroxyl group is directly attached to sp2 hybridized of the carbon atom or benzene ring. So we can also say that the interactions of 6 unhybridized 2pz orbital of carbon atom or benzene ring lead to the formation of delocalized pi electron cloud. तो अभी इसे भी हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम डायग्राम और एग्जांपल। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक फिगर और डायग्राम देख पा रहे हैं फिनॉल की, और इस फिनॉल के डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल है और वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर है 109 डिग्री, और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बॉन्ड लेंथ भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 136 पाइकोमीटर। और यही फिनॉल के स्ट्रक्चर के साथ हम लोग यहाँ पर मिथानॉल के स्ट्रक्चर के कंपैरिजंस करें तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो वहाँ पर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके अंदर बॉन्ड एंगल है, और इसकी बॉन्ड एंगल जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसका बॉन्ड एंगल हम लोग देख पा रहे हैं 108.5 डिग्री, और इसका बॉन्ड लेंथ को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पर है 142 पाइकोमीटर। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब हम लोग फिनॉल के ऑब्जर्वेशंस करें तो फिनॉल के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने जो बॉन्ड एंगल देखा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर, तो उसका बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री, और वही ऑब्जर्वेशन जब हम लोग मिथानॉल के अंदर देखा तब उस जगह पे हम लोग इसे ऑब्जर्वेशन किए 108.5 डिग्री, और इसका बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने जब फिनॉल का देखा तब कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों ने देखा 136 पाइकोमीटर, और दूसरा जब मिथानॉल के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए तो उसका मेजरमेंट था हमारा 142 पाइकोमीटर। सो जब एग्जाम हॉल में पूछा जाएंगे क्वेश्चन को तो स्टूडेंट्स को इसे एक्सप्लेनेशंस करना है with the help of some example, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाया जैसे फेनॉल और मिथानॉल के स्ट्रक्चर को। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल के अंदर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन चैप्टर पार्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसमें से पहला क्वेश्चन ये जनरेट होते हैं जो वाई द फेनॉल हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर सॉल्युबिलिटी देन टॉलुइन एंड फ्लोरोबेंजीन। क्योंकि हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं जब फेनॉल के साथ टॉलुइन और फ्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर की, तो ये तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करें तो तीनों स्ट्रक्चर के हम लोग मॉलिक्यूलर मास को हम लोग सेम देखेंगे। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर मास सेम होने के बाद भी ये तीनों स्ट्रक्चर की जब हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और उसका सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे जो फेनॉल की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, फेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट और फेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, उसका सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टॉलुइन और फ्लोरोबेंजीन से। सो क्वेश्चन आता है क्यों, तो इसे हम लोग समझते हैं with the help of this chart, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर पाते हैं जो फेनॉल इट शुड बी कंटेन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो whenever we are going to be mix the phenol in water, so phenol can create the intermolecular hydrogen bond with water, and due to the reasons of the intermolecular hydrogen bond the phenol can easily solubilize in water। लेकिन हम लोग जब यही ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करेंगे टॉलुइन के अंदर, यही ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे फ्लोरोबेंजीन के अंदर, तो उतनी सॉल्युबिलिटी हम लोग नहीं देख पाएंगे जितना सॉल्युबिलिटी फेनॉल का हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो फेनॉल की मास यहाँ पर 94 दिखाया जा रहा है, टॉलुइन की मास यहाँ पर 92 दिखाया जा रहा है, एंड फ्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 96 देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फेनॉल के यहाँ पर 455 देख पा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर टॉलुइन का 384 एंड यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन की हम लोग यहाँ पर 358 देख रहे हैं। तो इसका मतलब फ्लोरोबेंजीन के सबसे कम देखा जा रहा है, और इसीलिए कम देखा जा रहा है फेनॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि फेनॉल यहाँ पर क्या जनरेट कर सकते हैं, फेनॉल यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करते हैं, और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मोर नंबर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत होते हैं, और इसीलिए फेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग ज़्यादा देखते हैं कंपैरेटिवली टॉलुइन और फ्लोरोबेंजीन से। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन में करने वाला हूँ वो है फेनॉल की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि फेनॉल को जब वाटर में डाला जाते हैं और डिसॉल्व किया जाता है तो फेनॉल वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग टॉलुइन और फ्लोरोबेंजीन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम लोग फेनॉल के अंदर यहाँ पर उसका सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं 8.2, जहाँ पर हम लोग टॉलुइन के देख रहे हैं 0.05 और फ्लोरोबेंजीन का देख पा रहे हैं 0.2 ग्राम पर 100 ml।
अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जैसे हम लोग फेनॉल की जो स्ट्रक्चर देखे और ऑब्जर्व किए। सो फेनॉल यहाँ पर जो हम लोग फेनॉल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड 4 नंबर ऑफ फेनॉल के स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर के साथ, दूसरी तीसरी स्ट्रक्चर के साथ एंड तीसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर 4th नंबर स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पर एक पर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। जब यही ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर वाटर के साथ देख पा रहे हैं, तब यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फेनॉल की ये स्ट्रक्चर और फेनॉल की दूसरी स्ट्रक्चर एक पर के साथ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। और इसीलिए अभी मैंने बोला, जब हम लोग फेनॉल को वाटर में डालते हैं और डिसॉल्व करते हैं तो फेनॉल वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्ली डिसॉल्व एंड फ्रीली सॉल्युबल हो जाते हैं। सो इसमें से अभी और एक क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है, और मैंने जो बोला मैं और दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पर एक डिस्कस करने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन मैंने अभी ये बोला भी, और क्वेश्चन ऐसा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटानाइट्रोफेनॉल। सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करें और उसके सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करें, तो हम लोग देख सकते हैं जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट हो और उसका सॉल्युबिलिटी हो, ये दोनों की दोनों कम है कंपैरेटिव टू द पैरा एंड मेटानाइट्रोफेनॉल की। अभी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि मेटा एंड पैरानाइट्रोफेनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन जब हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को ऑब्जर्व करें तो उस जगह पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी ये दोनों बॉन्ड के अंदर हम लोग कंपैरिजंस करें तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसीलिए यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीकर होते हैं कंपैरेटिवली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के अंदर हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट कम देखते हैं मेटा और पैरानाइट्रोफेनॉल से। इसे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंगेज in this bond cannot form as an intermolecular hydrogen bond with other molecule of orthonitrophenol and water molecule. So we can also observe that explanation in that figure or in that table। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, मेटानाइट्रोफेनॉल है और पैरानाइट्रोफेनॉल है, और यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के हम लोग मेल्टिंग पॉइंट 45 देख रहे हैं, जहाँ पर मेटानाइट्रोफेनॉल की 96 और पैरानाइट्रोफेनॉल की 114 देख पा रहे हैं। और इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग सॉल्युबिलिटी में भी करते हैं तो देख पा रहे हैं जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की सबसे कम सॉल्युबिलिटी दिख रहा है 0.2, और मेटानाइट्रोफेनॉल की यहाँ पर 1.4 एंड पैरानाइट्रोफेनॉल की यहाँ पर 1.7। सो इस चार्ट से भी हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं जो पैरानाइट्रोफेनॉल के मेल्टिंग पॉइंट हो और उसका सॉल्युबिलिटी हो जो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड मेटानाइट्रोफेनॉल से। तभी इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर पैरानाइट्रोफेनॉल की है, और ये दोनों पैरानाइट्रोफेनॉल एक और एक के साथ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पर पैरानाइट्रोफेनॉल यहाँ पर 2 मोल एंड 2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल को ले रहे हैं, ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हम लोग यहाँ पर कोई भी टाइप की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कौन से टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और अभी मैंने बोला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रोंगर होते हैं और कंपैरेटिव टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल में देख पाते हैं, लेकिन हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में ऑब्जर्व करते हैं। और इसी रीजंस के लिए पैरानाइट्रोफेनॉल एंड मेटानाइट्रोफेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट हो और उसका सॉल्युबिलिटी हो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से। अभी जो पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं वो है एसिडिसिटी ऑफ फेनॉल, और इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं, व्हाई द फेनॉल इज मोर एसिडिक
देन इथेनॉल और अल्कोहल। तो जब हम लोग एसिडिसिटी को ऑब्जर्व करें तो उससे पहले, ये डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं एसिड किसे बोलते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है whenever any solution in aqueous phase and aqueous medium, if they are going to be contain hydronium ion, then they are going to be considered as an acid. And acid also having characteristics. That characteristic is it can able to convert the ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड लिटमस पेपर। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो फेनॉल क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन एंड ऐसा कन्वर्शन कर सकता है? तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं फेनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर सकता है। और फेनॉल को जब हम लोग एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो फेनॉल के एक्वा सोल्यूशन में भी हम लोग हाइड्रोनियम आयन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और इसीलिए फेनॉल को हम लोग यहाँ पर एसिड के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो फेनॉल को हम लोग कौन सी टाइप के एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? तो उसे हम लोग अभी जान लेते हैं। फेनॉल को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। अभी इसको कैसे हम लोग प्रूव करें? क्योंकि फेनॉल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करें तो फेनॉल उसके साथ रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन जब फेनॉल को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेंगे जो वीक बेस है, तो उस जगह पे फेनॉल रिएक्शंस नहीं कर सकता। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है और ऐसे माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हर टाइम पे वीक बेस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग को वीक एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो रिएक्शंस करना पॉसिबल नहीं है। और फेनॉल यहाँ पर वीक एसिड है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेनॉल का रिएक्शंस पॉसिबल है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो एक वीक बेस है उसके साथ जब हम लोग फेनॉल का रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि फेनॉल उस जगह पे रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेनॉल इटसेल्फ एक्टिंग एज एन वीक एसिड। इस एविडेंस के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं जो फेनॉल एक वीक एसिड है। अभी हम लोग इसे और भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो फेनॉल एसिडिक क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बोला फेनॉल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फेनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरी पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ऐसा है जो फेनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन कर सकता है। एंड वी नो दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पोलर, and due to that reason also we can say the phenol can show the acidicity due to the reasons of the polar hydroxyl group। अभी बात ऐसा हो रहा है, जब हम लोग इस फेनॉल को पानी में डालेंगे तो कौन से टाइप की आयन को जेनरेट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो फेनॉल यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन को जेनरेट करते हैं। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ, वो ऐसा है जब एक क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में वो लिखे और वो अपने नॉलेज के लिए उसे याद रखे, तो उस जगह पे उसे याद ऐसा रखना है, जो हम लोग यहाँ पर फेनॉल की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को उसे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मतलब ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड उसे दिखाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फेनॉल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन को भी दिखा देना है, और उसके साथ ही साथ उसको चार्ज को भी दिखाना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग माइनस चार्ज देख पा रहे हैं और हाइड्रोनियम के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर प्लस चार्ज देख पा रहे हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन जो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है, ये फेनॉल के साथ जब हम लोग अल्कोहल की कंपैरिजन करते हैं तो उस कंडीशन में कौन ज़्यादा एसिडिक होते हैं? जैसे मैंने अभी बोला, जो फेनॉल के एसिडिसिटी के साथ हम लोग अल्कोहल के एसिडिसिटी को कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो फेनॉल की जो एसिडिसिटी है वो एसिडिसिटी कंपैरेटिवली अल्कोहल के हिसाब से क्या होते हैं, वो अल्कोहल के हिसाब से उसका ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्यों ज़्यादा होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें अल्कोहल का भी आयनाइजेशन करना जरूरी है। सो जब हम लोग अल्कोहल को आयनाइजेशन करेंगे, और आयनाइजेशन करने के लिए हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डाल के जब हम लोग उसका आयनाइजेशन करेंगे तो वो यहाँ पर जो आयन को जनरेट करेंगे उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और यहाँ पर वो जनरेट कर लेते हैं, मतलब अल्कोहल यहाँ पर दूसरा जनरेट करते हैं हाइड्रोनियम आयन भी। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं, इस एल्कोक्साइड आयन के ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है, ये एल्कोक्साइड आयन क्या उतनी मात्रा में रेजोनेंस दे सकता है जितना रेजोनेंस हम लोग यहाँ पर फेनॉल के अंदर देख पाते हैं? तो उसका आंसर ये आते हैं, फेनॉल मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस को कंटेन कर सकते हैं कंपैरेटिवली अल्कोहल से। तो अभी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो फेनॉल के अंदर हम लोग कितनी ज़्यादा रेजोनेंस देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फेनॉल की जो स्ट्रक्चर है उस जगह पे उसका स्ट्रक्चर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन के लिए। और हम लोग ये भी जानते हैं मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है
है तो उस जगह पे उसका रेजोनेंस भी ज़्यादा होंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं इफ एनी कंपाउंड कैन शो द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस देन इट कैन शो द मोर नंबर ऑफ द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है जो बेंजीन की और सॉरी बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोग जो O मतलब O माइनस और द फिनॉल की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिलोक्लाइजेशन मोर नंबर पे देख पा रहे हैं। और इसीलिए इसमें से हम लोग ये बोल सकते हैं जो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी क्या होंगे, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली अल्कोहल से। तो अभी जब इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है उस जगह पे उसका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होंगे। और इसीलिए ये बोला जाते हैं ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन इन द रिएक्शंस विद द हाइड्रोनियम टू फॉर्म phenol means the reserve reaction is less easily as compared to the alkoxide ion. So we can say the concentration of hydronium ion is higher in aqueous solution of phenol comparatively aqueous solution of alcohol, and due to that reason only we can say the aqueous solution of phenol is more acidic देन अल्कोहल। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो अल्कोहल के अंदर उसका एसिडिसिटी को कंपैरिजन करें तो उस जगह पे उतनी ज़्यादा मात्रा में स्टेबिलिटी नहीं दे पाते। अभी मैंने बोला वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उतना रेजोनेंस हम लोग वहाँ पर नहीं देख सकते, और रेजोनेंस ज़्यादा ना होने के लिए उस जगह पे वो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फिनॉल के कंपैरिजन में कम देख पाते हैं। और हम लोग ये जानते हैं हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होते हैं मतलब उस जगह पे उस कंपाउंड की क्या होंगे, उसका एसिडिसिटी ज़्यादा होंगे। और इसी रीजंस के लिए हम लोग जब फिनॉल के साथ अल्कोहल की कंपैरिजंस करते हैं तो उस जगह पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो फिनॉल की एसिडिसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द अल्कोहल से। तो आज के वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो फिनॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फिनॉल की जो एसिडिसिटी है, जो ये एसिडिसिटी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एसिडिसिटी को प्रोमोट करने के लिए। और सभी व्यूअर्स को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी ऑब्जर्वर को मेनी थैंक्स और मेनी थैंक्स फॉर व्यूइंग, फॉर ऑब्जर्विंग एंड comment in my each and every videos. So again I thank to each and every viewers, and I request to all the viewers and all the students, if you have any type of the doubts regarding these topics, so please you ask this question in the comment box. Thank you.